नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग बीपीएससी 70th में मेंस से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू भारत में गरीबी पर चर्चा करेंगे। भारत में गरीबी जो कि इकोनॉमिक सेक्टर से संबंधित एक क्वेश्चन है और ये मेंस का जो ये ऐसे राइटिंग प्रोग्राम है उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं भारत में गरीबी के बारे में। है कि गरीबी क्या है? पहले भारत में गरीबी को जानने से पहले हमें ये जानना होगा गरीबी क्या है, गरीबी किस मतलब तत्व को कहा जाता है, किस सीमा तक गरीबी समझी जाएगी। तो क्या है, गरीबी एक बहुआयामी घटना है। मतलब गरीबी क्या है? एक बहुआयामी घटना है। कोई अकेला चीज़ मतलब ऐसा नहीं है, यह अकेला वर्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें गरीबी के अनेक कारण हैं, गरीबी के अनेक प्रभाव हैं। यानी कि ये अकेला तत्व न होकर क्या है, एक बहुआयामी घटना है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसकी विशेषता भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी है। यानी कि सामान्य तौर पर अगर गरीबी को समझा जाए बिना किसी परिभाषा और बिना किसी मतलब रुझान के, तो देखा जाए कि अगर कोई भी इंसान जिसके पास भोजन की उपलब्धता नहीं है, कोई भी इंसान जिसके पास आश्रय की उपलब्धता नहीं है, कोई भी इंसान जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है और शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या गरीब है? भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। और बोल रहा है कि इसका व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर विनाशकारी परिणाम हो सकता है। मतलब जो गरीबी है, गरीबी का क्या क्या प्रभाव, किन किन पर प्रभाव पड़ सकता है? तो प्रभाव पड़ सकता है किसी व्यक्ति पे पड़ सकता है, परिवार पर पड़ सकता है। जो परिवार है व्यक्तियों का तो समूह है, मतलब समुदायों पर पड़ सकता है, परिवारों का समूह समुदाय कहते हैं। और इन सब से मतलब अगर परिणाम पड़ रहा है तो किसी देश पर ये प्रभाव पड़ रहा है, देश पर प्रभाव पड़ रहा है, नहीं कि विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि ये जो तत्व है गरीबी, इससे संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जो ये है विश्व है छूता नहीं रह सकता है। उसके बाद देखते बोल रहे हैं भारत में गरीबी एक सतत चुनौती है। सतत का मतलब क्या है? लगातार। मतलब आज गरीबी अचानक से पैदा नहीं हो गई है यहाँ पे बिहार में या फिर भारत में। बहुत लंबे टाइम से जो गरीबी है एक चुनौती बनती हुई हमारे सामने आ रही है। चाहे आज़ादी के पहले कहा जाए, आज़ादी के बाद के जो दशक रहे उनमें कहा जाए, या फिर वर्तमान स्थिति में भले ही सुधार हुआ है लेकिन आज भी गरीबी मतलब ये हमारे यहाँ पे है। बोला जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। बड़ा हिस्सा क्या मतलब? लगभग मतलब बहुत बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के नीचे रहता है। तो आइए जानते हैं कि गरीबी का अर्थ क्या है। देखते हैं। बोला गरीबी का अर्थ, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसर की कमी होती है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो स्वस्थ है कि स्वस्थ एक ऐसा जीवन जो कि स्वस्थ हो और सम्मानजनक जीवन हो। मतलब ऐसा जीने का क्या ही फ़ायदा जिस जीवन में सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, तो वैसे जीवन का क्या ही फ़ायदा। मान लीजिए आपके पास ये स्वास्थ्य है, आपके पास से और सारी सुविधाएं हैं, शिक्षा है, लेकिन फिर भी आपको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो क्या है? वो भी एक गरीबी है। सम्मान की गरीबी, किसी भी चीज़ का जो अभाव है, वो अभाव ही क्या है? गरीबी है। और हम उसे संसाधनों की या फिर अवसरों की कमी के रूप में देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों सहित विभिन्न आयाम शामिल हैं। मतलब कुछ सामाजिक कारण भी हैं, कुछ आर्थिक कारण भी है, और कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। बोला विश्व बैंक गरीबी को कल्याण में स्पष्ट अभाव के रूप में परिभाषित करता है। विश्व बैंक के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? विश्व बैंक के अनुसार इसकी परिभाषा बोल रहा है कि कल्याण में स्पष्ट अभाव। ठीक है, यानी कोई भी कल्याण होने में, किसी भी वेलफेयर में एक ये अभाव का काम कर रहा है। यानी कि ये नहीं होगा अगर मतलब जो ये है गरीबी होगी, तो गरीबी होने से क्या होगा? कल्याण नहीं हो पाएगा। फिर बोला जिसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। क्या बोल रहा है कि जो भी बुनियादी वस्तुएं हैं, उन बुनियादी वस्तुओं को या फिर किसी भी सेवाओं को प्राप्त करने में जो असमर्थता है, कोई भी इंसान अगर नहीं उसको प्राप्त कर पा रहा है, तो वही क्या है? गरीबी है। फिर उसके बाद आगे परिभाषित करता है कि गरीबी में स्वास्थ्य, शिक्षा का निम्न स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक खराब पहुंच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज़ की कमी, किसी के जीवन को बेहतर बनाने की अपर्याप्त क्षमता और अवसर भी शामिल है। क्या कह रहा है कि जो गरीबी में है स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप गरीब हैं। अगर आपको शिक्षा मिल भी रही है लेकिन शिक्षा का स्तर निम्न है तो आप गरीब हैं। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे एक नया चीज़ जुड़ के आया है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता। अगर आपके पास स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है तो आप हमेशा ही बीमार रहिएगा। हमेशा बीमार रहिएगा तो अस्वस्थ रहने के कारण क्या होगा? देश की मतलब आप एक मानव पूंजी हैं, देश की जीडीपी में मतलब आप कमी कर रहे हैं। तो स्वच्छ जल
का अभाव है जो, या फिर स्वच्छता का जो अभाव है उसके तक खराब पहुंच है, और अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, अगर आप अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, गरीबी है। साथ ही साथ बोल रहा है कि आवाज़ों की कमी, आवाज़ की कमी, यानी कि अगर आपको कोई मान लीजिए सरकार है, सरकार को कुछ दिए गए प्रावधान, सरकार को मतलब कुछ कर्तव्य दिए गए हैं DPSP के तहत कि वो ये काम करे गरीबी को हटाने के लिए या लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन अगर सरकार नहीं कर रही है तो आप सरकार से मांग करो। आप उसके लिए भले ही न्यायालय नहीं जा सकते हो, लेकिन आप मांग करो, तो आप आवाज़ उठाओ। तो बहुत लोग क्या करें, आवाज़ की कमी, जिनके पास ये आवाज़ नहीं रहती है। एक तो पहला कि सम्मान की बात, और दूसरा ये है कि कहीं भी मतलब बोलने की बात, राजनीतिक शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। बोला किसी के जीवन को बेहतर बनाने की अपर्याप्त क्षमता, मतलब आप मान लीजिए कि आप बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ सही है आपके पास, लेकिन अगर आप अमीर होते हुए भी अगर किसी के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, तो भी आप क्या हैं, गरीब हैं। आपके पास समय का अभाव है, यानी कि आप समय से गरीब हैं। आइए जानते हैं आगे। बोला संयुक्त राष्ट्र गरीबी के अर्थ पर और अधिक विस्तार से बताते हुए कहता है कि यह विकल्पों और अवसरों से वंचित करना मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। कि अगर कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति किसी विकल्प से या फिर किसी अवसर से वंचित हो रहा है, तो ये क्या है, मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। जो ह्यूमन डिग्निटी है, लोग का जो क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान है, उसका उल्लंघन है। अगर आप उसको किसी भी तरीके के विकल्प से, अवसर से मतलब वंचित रख रहे हैं, तो मतलब उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर इसका अर्थ है समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने की बुनियादी क्षमता की कमी, यानी कि अगर आप समाज में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या है, ये भी क्या है, गरीबी है। गरीबी में परिवार को खिलाने और कपड़े पहनाने के लिए पर्याप्त धन न होना, जाने के लिए स्कूल या क्लिनिक न होना, भोजन उगाने के लिए ज़मीन न होना, या फिर जीविकोपार्जन के लिए नौकरी न होना और ऋण तक पहुंच न होना शामिल हो सकता है। वही बातें दोहराई गई हैं यहाँ पे। एक चीज़ मतलब दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये एक बोला है कि विकल्पों और अवसरों का ना होना, विकल्पों और अवसरों का ना होना। उसके बाद बोल रहा है कि समाज में जो है, समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने की कमी, और इसके ऊपर और भी चीज़ें थी। और भी चीज़ें थी जैसे कि यहाँ पे था वही सब चीज़ें हैं ऊपर दी गई हैं। और वहाँ पे जो था कि वही नॉर्मल चीज़ें, जो भोजन है, आश्रय है, स्वास्थ्य, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो वो आदमी गरीब है। आगे बढ़ते हैं। बोला गरीबी के प्रकार, गरीबी के क्या प्रकार हो सकते हैं, तो बोल रहा आय, समय और सामाजिक संदर्भ जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर गरीबी को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब या तो आय के आधार पे कि किसी व्यक्ति का आय अगर वो इतना कमाता है तो वो गरीब है, वो इतना नहीं कमा पाता है तो वो गरीब है। और वो समय के आधार पे अगर उसका किसी के पास कम समय है तो वो समय का गरीब है। या फिर सामाजिक संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा है समाज में, या फिर समाज में भागीदारी नहीं मिल रही है, तो सामाजिक संदर्भ में गरीब है। तो अलग अलग कारक फैक्टर जिसके आधार पर जो व्यक्ति है गरीब हो सकता है। तो आइए जानते हैं पूर्ण गरीबी के बारे में। एक प्रकार है पूर्ण गरीबी। क्या है कि पूर्ण गरीबी यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ घरेलू आय, बुनियादी जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे होती है। मतलब ये आय के आधार पर गरीबी है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति की आय इतनी भी कम है कि वो अपना जो जीवन स्तर है, सामान्य जो बुनियादी जीवन स्तर है, भोजन का, आश्रय का, आवास का, अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, गरीब है। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ गरीबी के स्तर की तुलना करना संभव बनाती है। भारत में वर्तमान गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये होने का अनुमान है। मतलब वर्तमान में जो पैसे का वो किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का की प्रतिदिन आय अगर 32 रुपये है ग्रामीण क्षेत्र में, और अगर शहरी क्षेत्र में कितनी है, अगर 47 रुपये है, तो व्यक्ति क्या है, गरीब है। और वही अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की बात की जाए, तो ये 2.15 जो है डॉलर होना चाहिए। $2.15 प्रतिदिन होना चाहिए। इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में क्या है, ये शहरी क्षेत्रों में 47 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, $2.15 है। ये तो पहला हो गया हमारा पूर्ण गरीबी। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्ण गरीबी किस आधार पर, आय के आधार पर है। दूसरा है तुलनात्मक गरीबी। तुलनात्मक गरीबी में हम लोग देखते हैं, बोले इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है, अर्थात आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर। इसलिए यह आय समानता का एक उपाय है।
ठीक है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो ये है, किसी व्यक्ति की आय कम है, किसी व्यक्ति की आय आय ज़्यादा है और आय के आधार पर अगर समाज में भेदभाव, मतलब वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरा कर ले रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की आय जो है अगर किसी की आय जो है महीने की अगर 50,000 है और किसी की अगर मान लीजिए 60,000 है, 60,000 है, और ये इतना इतना कम से कम है, मिनिमम ये इतना पैसा है कि इससे किसी व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मतलब आश्रय का, रहने का, खाने का, मतलब जो भी शिक्षा का ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक असमानता देखने को मिल रही है कि इन दोनों में क्या है, गैप है कितने का, 1,000 रुपये का गैप है। अब 1,000 जो ये रुपये का गैप होना है, 1,000 नहीं, मतलब 10,000, 10,000 रुपये का जो एक गैप होना है, तो आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी जो आय की असमानता है, तो ये क्या है, जो जिसके पास पैसा कम है वो क्या है, तुलनात्मक रूप से क्या है, यहाँ पे गरीब है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि पारिस्थितिक जन्य गरीबी, बोला यह एक अस्थायी प्रकार की गरीबी है जो पर्यावरणीय आपदा, नौकरी छूटने और गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसी प्रतिकूल घटनाओं के घटित होने पर आधारित होती है। ये कैसी परिस्थिति जन्य गरीबी, कैसी अस्थायी गरीबी, मतलब जरूरी नहीं कि ये बहुत लंबे अरसों से बनी आ रही है। कोई भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें अमीर आदमी भी गरीब हो सकता है। जैसे कि क्या है, पर्यावरणीय आपदा है। मान लीजिए आप बिलियनियर है, बहुत अच्छे वो है, और एक दिन बाढ़ आया, फिर किसी भी तरह की ऐसे प्राकृतिक घटना हुई जिससे पर्यावरणीय घटना हुई जिससे आपकी सारी संपत्ति चली गई, तो ये क्या परिस्थितिजन्य गरीबी है। मतलब आप पहले से गरीब नहीं थे, नौकरी छूटने, आपके पास नौकरी थी लेकिन आज चली गई, तो ये क्या है, परिस्थितिजन्य गरीबी। परिस्थिति खराब है, सिचुएशन सही नहीं है। और बोला गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसी प्रतिकूल घटनाओं के घटित होने पर आधारित होती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, गंभीर स्वास्थ्य समस्या आ जाती है। आप किसी को भी हमेशा हार्ट अटैक तो नहीं आता है, या हमेशा ऐसा कोई बीमारी तो नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशनल प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम को यहाँ पे बोल रहा है पारिस्थितिजन्य गरीबी। अभी तक हम लोगों ने 3 तरह की गरीबी को देखा। पहले कौन सी थी, पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी आय के आधार पे थी। आय के आधार पे हम लोगों ने देखा किसी व्यक्ति की आय मतलब इतनी कम हो जिसमें वो भोजन, आश्रय और आवास की अपने को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो पूर्ण रूप से गरीब है। जिसमें हमारे यहाँ जो ये तय की गई थी, वर्तमान गरीबी रेखा तय की गई थी भारत में, तो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन तय की गई थी। और वही वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की बात की गई थी, तो वो $2.15 की बात की गई है। तुलनात्मक गरीबी में हमने क्या देखा कि व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, लेकिन किसी और की कंपैरिजन में अगर उसकी आय कम है, तो वो क्या है, तुलनात्मक गरीबी है। पारिस्थितिजन्य गरीबी को हमने क्या देखा कि ये एक मतलब परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन, जिसमें क्या होता है, ये नौकरी छूट जाती है उस टाइप की समस्या, या फिर पर्यावरणीय आपदा से जो क्षति है वैसे समस्या, या फिर गंभीर स्वास्थ्य समस्या, ये सब क्या पारिस्थितिजन्य गरीबी है। परिस्थितिजन्य गरीबी ये सब है। फिर क्या है, इसके बाद है पीढ़ीगत गरीबी। पीढ़ीगत गरीबी का क्या मतलब है, जनरेशनल पॉवर्टी का क्या मतलब है, बोला कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक व्यक्तियों और परिवारों को सौंपा जाता है। यह एक अधिक जटिल मुद्दा है क्योंकि संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच के कारण व्यक्ति और परिवार खुद को गरीबी में फंसा हुआ पा सकते हैं। मतलब ऐसा कह रहा है कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक व्यक्ति और परिवारों को सौंपा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई पीढ़ी है, अगर जनरेशनल जो पॉवर्टी होती है, अगर मान लीजिए मैं गरीब हूँ और मैंने अपनी गरीबी को मिटाने की कोशिश नहीं की, तो क्या होगा, इससे जो हमारी अगली पीढ़ी का जन्म होगा वो मतलब जन्म से ही वो गरीब होगा, क्योंकि मैंने अपनी गरीबी को मिटाने का काम नहीं किया। तो इस तरीके से एक जटिल मुद्दा है ये, और मतलब जो संसाधन है अवसर है उसके लिए सीमित है, इस कारण से व्यक्ति क्या हो गया, पीढ़ीगत गरीबी का शिकार हो गया। फिर अब ग्रामीण गरीबी। ग्रामीण गरीबी की बात हो रही है यहाँ पे, बोला कि यहाँ यह 50,000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। इसकी विशेषता कम नौकरी के अवसर, सेवाओं तक कम पहुँच, विकलांगों के लिए कम समर्थन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में हम अक्सर क्या देखते हैं कि नौकरी क्या होते हैं, कम अवसर होते हैं, और कम अवसर होने के कारण लोग क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के, बाहर मतलब अपने अपने राज्य से पलायन कर जाते हैं, अपने क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। और सेवाओं तक कम पहुँच, उनकी जो पहुँच होती है सेवा तक कम होती है, वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। तो उस कारण से क्या है, वो ग्रामीण गरीबी का शिकार होते हैं। विकलांग है, अब मान लीजिए आप शरीर से सक्षम हैं, आप एबल हैं, तो आप दूसरे स्टेट में जा भी सकते हैं कमाने के लिए, लेकिन जो विकलांग है वो कैसे जाएंगे। तो ये इस तरह की जो गरीबी है वो ग्रामीण गरीबी है। ग्रामीण गरीबी कैसे कहा जाएगा कि किसी एरिया में रह रहा व्यक्ति जो है गरीब है, तो अगर किसी भी एरिया की जो आबादी है 50,000 से कम है, तो वो क्षेत्र ग्रामीण है। और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की समस्या, जहाँ पर नौकरी का अवसर नहीं उपलब्ध है, सेवा क्षेत्र नहीं उपलब्ध है, विकलांग के लिए
जो भी समर्थन या फिर शिक्षा नहीं अवेलेबल है, वो क्या है, ग्रामीण गरीबी है। आइए जानते हैं कि शहरी गरीबी क्या है। बोल रहा है कि शहरी गरीबी, पहले शहर क्या है ये जानेंगे। तो शहर का जो पैमाना है 50,000 से अधिक आबादी है। क्या कोई भी एरिया जो कि 50,000 से ज़्यादा उसकी आबादी है, तो अगर उसमें क्या होता है, अक्सर भीड़ भाड़, अपर्याप्त आवास और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच से जुड़ी होती है। अब शहरों में ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि आपको अवसर कम मिल रहे हैं, सेवा तक कम पहुँच, तो शहर सेवा क्षेत्र के लिए जाना ही जाता है, नौकरी के लिए ही जाना जाता है। तो शहरों में तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम, मतलब सॉरी, शहरों में तो ये समस्या जो है देखने को नहीं मिलेगी। वह वो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है इन प्रॉब्लम से, इधर क्या हो सकती है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ शहर में इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो काम मिल ही नहीं रहा है, या फिर इतने ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आवास की उपलब्धता ही नहीं है, आवास सारे मतलब भर चुके हैं। तो इस तरह की जो बुनियादी सेवाएं हैं उन तक जो सीमित पहुँच है वो शहरी गरीबी को इंगित करती है। आइए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि व्यक्तिपरक गरीबी। व्यक्तिपरक गरीबी क्या है। बोल रहा है कि यह किसी व्यक्ति की अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में धारणा को संदर्भित करता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि मैं आज 1 लाख रुपए प्रतिदिन में कमाती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं यार 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये की जगह मुझे कितना कमाना चाहिए, और कम से कम 5 लाख रुपये तो प्रतिदिन कमाना चाहिए। तो ये क्या है, तरीके व्यक्तिगत गरीबी है। मेरे सारी जो ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें पूरी हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ। तो महत्वाकांक्षी होना ही क्या है, व्यक्तिपरक गरीबी का संकेत है। बोला सामाजिक तुलना और सापेक्ष अभाव जैसे कारकों के कारण, मतलब मैं क्या करूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ कि देखो मेरे उस दोस्त का जो की सैलरी जो है 5 लाख है और मेरी सैलरी जो है 1 लाख है, तो इससे क्या है, मैं तुलना कर रही हूँ, समाज से तुलना कर रही हूँ अपनी। सापेक्ष अभाव मतलब किसी कंपैरिजन में सापेक्ष का मतलब वही है। तो बोल रहा कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर होने पर भी खुद को गरीब महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कितने तरह की गरीबी देखी। पहला था पूर्ण गरीबी, ठीक है, और दूसरा था तुलनात्मक गरीबी, तीसरा है परिस्थितिजन्य गरीबी, फिर पीढ़ीगत गरीबी, ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, व्यक्तिपरक गरीबी। अब जानते हैं कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में गरीबी एक जटिल समस्या है। ये तो इतना तो समझ में आ ही गया कि जटिल समस्या है, जिसके कई कारण आपस में जुड़े हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला है ऐतिहासिक कारण। बोला शोषणकारी औपनिवेशिक शासन ने स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे औद्योगिकरण खत्म हो गया और धन का निष्कासन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ी। कहने का मतलब है कि भारत एक टाइम पे मतलब बहुत ही संसाधनपूर्ण हुआ करता था, संपन्न हुआ करता था। इसे किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जो इसके पास मतलब ना हो, उपलब्ध ना हो, बल्कि दूसरे लोगों को यह उपलब्ध कराता था। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन हमारे यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया, ब्रिटिश रूल बोले या फिर जितनी भी कंपनीज ने यहाँ पर शासन किया, कॉलोनियल रूल शुरू हुआ। कॉलोनियल रूल में क्या हुआ कि जो उन लोगों ने अपने यहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ के कच्चे माल को, उन लोगों कच्चे माल का निष्कासन किया उन लोगों ने। हमारे धन को वो मतलब ले जाते थे, कच्चे माल को ले जाते थे और उसको बना के और हमारे यहाँ ही उसको डंप कर देते थे, मतलब जाके हमारे यहाँ बेच देते थे। रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से लेके और हमारे यहाँ ही वो बेच देते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ जो था धन का निष्कासन हुआ, औद्योगिकरण खत्म हो गया। औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य, हमारे यहाँ तो औद्योगिकरण हुआ ही नहीं था। नहीं, हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ था, कुटीर उद्योग का जो औद्योगिकरण था, जो हमारे यहाँ छोटे मोटे उद्योग थे, जो छोटे से चरखा उद्योग हो गया, करघा उद्योग हो गया, जो कपड़े बनाने का काम किया करते थे, तो उस तरह के उद्योग जो थे कॉलोनियल मतलब इंडस्ट्रीज़ के आने के कारण वो ख़त्म हो गए। तो ये एक ऐतिहासिक कारण है, जिसके कारण से क्या है, ये गरीबी बढ़ी हमारे यहाँ पे। इसको हम भारत के संदर्भ में ले सकते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा कारण है कम कृषि उत्पादकता। कि दूसरा कारण बोल रहा है कि खंडित भूमि जोत, पूंजी की कमी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता से पैदावार सीमित हो जाती है। कहने का मतलब क्या, खंडित भूमि जोत का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन है बढ़ता जा रहा है। जो पॉपुलेशन, आपको पता होगा पॉपुलेशन में जो अभी इंडिया है नंबर 1 बन गया है। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे इतना लैंड है, ठीक है, इस लैंड में क्या है कि मतलब 4 लोग ही खेती कर सकते हैं, 4 लोग ही खेती कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब ये जो 4 है इनके भी 4 होंगे, तो क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, मतलब इसमें भी क्या होगा, 4 पार्ट हो जाएगा, इसमें भी 4 पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो भूमि का जो खंड है वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा। मतलब
जो भूमि के खंड है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते रहने के कारण जो भूमि जोत है, खंडित ये हैं जो खंडित जो जोत है, उसके कारण क्या हो रहा है कि कृषि की पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही है, बोले पूंजी की कमी। अब ऐसा चीज़ में क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं रह रहा है, पूंजी नहीं रह रही है। जब पूंजी नहीं होगी तो वो निवेश कैसे करेंगे। और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता से पैदावार सीमित हो जा रही है। जो कृषि का जो पारंपरिक पद्धति है, मतलब टेक्नोलॉजी को ना अपनाना, पुराने कृषि हल से वगैरह जुताई वताई करना वगैरह, तो उससे उसके कारण जो है पैदावार जो है सीमित हो जा रही है, कृषि सीमित हो जा रही है। तो एक तरीके से कम कृषि उत्पादकता मतलब भारत के गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आइए जानते हैं आगे। बोल रहा अकुशल संसाधन उपयोग। देश भर में विशेषकर कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरीके से हम लोग बोला जाता है कि इंडिया क्या है कि इंडिया की गरीबी एक तरीके से प्लस पॉइंट भी है, एक तरीके से प्लस पॉइंट भी है और एक तरीके से माइनस पॉइंट भी है। कैसे है, क्यों पहले प्लस पॉइंट कैसे हम ये जानते हैं कि इंडिया जो है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और अधिक आबादी वाला देश है तो यहाँ पर लोग अधिक कमा भी सकते हैं ना, कमा के जीडीपी सबसे ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, जब वो कुशल होंगे, जब वो दक्ष होंगे, जब वो अपने कामों को सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ जो आबादी है वो कैसी है, तो पूरी नहीं लेकिन अधिक, आधा से अधिक जो आबादी हमारे यहाँ अकुशल है। जब वो अकुशल होगी तो ये कैसे मानव संसाधन बन पाएगी। और बोल रहे देश भर में विशेषकर कृषि क्षेत्र में, और खासकर जो हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पर जानकारी का अभाव है। लोग जैसे तैसे जैसे मन तैसे कृषि कर रहे हैं। कृषि कृषि के काज के क्षेत्र में विकास भारत के विकास के लिए सबसे बड़ा मतलब फैक्टर है। लेकिन लोग इस क्षेत्र में ये हैं मतलब अज्ञानी हैं, उनको नहीं पता है कैसे क्या करना है, टेक्नोलॉजी को नहीं वो अपना रहे हैं। इसके कारण से क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे कमी हो जा रही है, भारत में गरीबी की जो सिचुएशन बनती जा रही है। फिर अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या है यहाँ पे कि बेरोजगार तो है आदमी लेकिन अल्प है। कहने का मतलब कि जहाँ पे उसको 10,000 रुपये मिलने चाहिए जिस उम्र में या फिर जिस सिचुएशन में, उसको मिल रहे 1,000 रुपये। तो क्या है, वो बेरोजगार तो है लेकिन अल्प बेरोजगार है। तो अगर उसकी ज़रूरतें इतनी की और उतनी ही ज़रूरतें पूरा 1/3 ज़रूरतें पूरा कर रहा है तो बेरोजगार तो हुआ ना। तो ये क्या हो गया, अल्प बेरोजगार हो गया। तो बोला और छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी मतलब वो दिख नहीं रही है। लोग अपने आप को ग्रेजुएट कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, हम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन किस हद तक वो पोस्ट ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट है वही जानते हैं। क्या ग्रेजुएट होने के बाद उनको नौकरी मिल जा रही है, नहीं मिल रही है। तो वो छिपी हुई बेरोजगारी है, वो देखने को नहीं दिख रहा है मतलब, लेकिन वो छिपी हुई है। तो क्या हो गया, अकुशल संसाधन उपयोग हो गया। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट को देखा। पहला क्या था, ऐतिहासिक कारण था। दूसरा था कम कृषि उत्पादकता। और तीसरा क्या है, अकुशल संसाधन उपयोग। क्या बोल रहे हैं, आर्थिक विकास की निम्न दर। कि आर्थिक विकास का जो निम्न दर है हमारे यहाँ, जो ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ही धीरे हो रहा है। बोला कि भारत में आर्थिक विकास विशेषकर 1991 में एलपीजी सुधारों से पहले स्वतंत्रता के बाद के प्रथम 40 वर्षों में कम रहा। मतलब जिस जिस हिसाब से, जिस अनुमान से वृद्धि होनी चाहिए थी उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो रही है। अगर आप बात करें यहाँ पे तो 1950 के बाद हमने मतलब वो किया था कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे तो आज़ाद होने के बाद हमारा जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छे से होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1990 के पहले जब तक हम लोगों ने एलपीजी नहीं अपनाया, तब तक सिचुएशन ऐसा ही बना रहा, मतलब गरीबी वाली सिचुएशन बनी रही। अगर इन 40 वर्षों में एलपीजी को अपना लिया जाता तो शायद भारत की सिचुएशन कंडीशन नहीं होती। तो एक तरीके से जो आर्थिक विकास का निम्न दर है, हम लोग जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कीमत बढ़ना। बोला देश में मूल्य वृद्धि लगातार जारी है और इससे गरीबों पर बोझ बढ़ रहा है। ये तो बहुत सामान्य से मतलब वो है कि अगर किसी का परचेसिंग पावर क्या है, किसी की परचेसिंग पावर 10 है और वो सामान, जिस सामान की उसे ज़रूरत है वो सामान 20 रुपये का है, तो ये क्या है, महंगाई बढ़ने के कारण उस वो व्यक्ति जो है अपनी, उसके पास पैसे हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है कीमत बढ़ने के कारण। तो ये क्या है, कीमत बढ़ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कारण है कीमत इस चीज़ में, गरीबी में। फिर आय का असमान वितरण। आय का जो असमान वितरण आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ के इंडिया के लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास लगभग 50% से ज़्यादा, मतलब 50% प्लस क्या है, मतलब धन का संकेंद्रण है। और 80% लोग ऐसे हैं जो कि 50% से कम वो करते हैं, 50% से कम उनके पास धन है। तो वही बोल रहा है कि इतना बड़ा जो गैप है 20 और 80 का जो गैप है, गैप कैसे फुलफिल होगा और कैसे हम कर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई BMW से जा रहा है और कोई साइकिल से जा रहा है,
कोई BMW से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, तो कैसे जो इसकी ये है मतलब इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं बराबर है। तो जो ये है तो आय का समान वितरण है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। फिर उसके बाद सामाजिक कारक बोल रहा है यहाँ पे कि जाति व्यवस्था, उत्तराधिकार कानून, कठोर परंपराएं और रीति रिवाज तीव्र विकास के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं तथा गरीबी की समस्या को बढ़ा रहे हैं। सही बात है। सामाजिक कारक, मान लीजिए कोई कितना भी अमीर है, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर ले रहा है, उसकी आय मान लीजिए इनकम बराबर है, जितने दूसरे कंपैरेटिवली इनकम है उतनी इनकम इसकी भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि पैसे से अधिक मतलब वो अमीर होने के साथ बाद भी आर्थिक मतलब वो सुदृढ़ होने के बाद भी समाज में क्या है कि अगर कोई अपर कास्ट का आदमी है, अगर कोई जनरल कास्ट का आदमी है, अपर कास्ट का आदमी है, और अगर वहीं पे कंपैरेटिवली अगर कोई लोअर कास्ट का आदमी है, तो क्या है लोग किसको तवज्जो देते हैं, या फिर जनरल कास्ट के लोग ही इसको तवज्जो देंगे और इसको कम तवज्जो देंगे। इसके कारण से क्या हो रहा है कि ये गरीब हुआ ना भाई, इसके पास क्या है, सम्मान का अभाव है, और सम्मान का अभाव यानी कि गरीब है। फिर उत्तराधिकार कानून, उत्तराधिकार कानून में पहला से सिचुएशन था उत्तराधिकार कानून में कि सिर्फ जो माता पिता जो पिता का जो संपत्ति होती थी उसमें सिर्फ बेटों का हक होता था। तो बेटों का हक होने के कारण जो बेटियों का जो हक है, जो बेटियों का जो हक है वो तो मार लिया जा रहा था। इससे क्या हो रहा था, बेटियां भाई गरीब हो जा रही थी, बेटियों को मतलब लोग ओछे नज़र से देख रहे थे। उसके बाद है कठोर परंपराएं और रीति रिवाज तीव्र विकास के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ परंपराएं हैं, परंपरा में क्या होता है कि एक जाति का जो लड़का है वो अपनी ही जाति की लड़की से शादी करेगा। अब इसमें क्या करें, हमारे यहाँ परंपरा है, रीति रिवाज है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हो सकता है किसी एक जाति का ये लड़का है, दूसरी जाति की ये लड़की है, और इन दोनों के साथ काम करने से इन दोनों के मतलब एक दूसरे में इंटरेस्ट है, और इकोनॉमिकली अगर ये दोनों साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं तो क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता था। लेकिन ये तो इन दोनों को साथ में काम करने नहीं दिया गया, तो इस चीज़ के कारण क्या हो गया कि रीति रिवाज यहाँ पे क्या हो गए, बाधक बन गए मतलब विकास होने में। यानी कि सामाजिक कारक हैं जो गरीबी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो पहला हो गया क्या, ऐतिहासिक कारण, फिर दूसरा है कम कृषि उत्पादकता, फिर तीसरा अकुशल संसाधन उपयोग, फिर आर्थिक विकास की निम्न दर, कीमत बढ़ना, आय का असमान वितरण, सामाजिक कारक। आइए आगे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी पहलुओं को। बोल रहा है गरीबी का दुष्चक्र, बोल रहा है गरीबी के दुष्चक्र के बारे में जानते हैं। बोल रहा है कि गरीबी का दुष्चक्र एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो बताती है कि गरीबी कैसे खुद को बनाए रखती है। मतलब ठीक है, अगर कोई गरीब है, ठीक है, आज गरीब है, अगर वो चाहे, अगर कोई मान लीजिए कि 2000 में वो गरीब था, लेकिन अगर उसने आगे आके 2005 में अपनी गरीबी मतलब ख़त्म कर ले, तो ये क्या हो गया, गरीबी से निपट गया, ख़त्म हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति जो 2000 में भी गरीब था, ठीक है, 2005 में भी गरीब है, और जाकर वो 2010 में भी गरीब था, फिर वो आज 2025 में भी उसकी हालत वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को गरीबी एक लंबे समय तक जकड़ के रखी है और उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या है, इस तरह की जो अवधारणा उसे क्या बोलेंगे, गरीबी का दुष्चक्र बोलेंगे। यह एक आत्म सुदृढ़ीकरण चक्र है, ठीक है, जहाँ गरीबी ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जो व्यक्तियों और समुदायों को गरीबी से बाहर निकलने से रोकती है। मतलब आदमी कौन भी चाहता है कि हाँ वो गरीबी से ना निकले, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति को गरीबी से जकड़े रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति आज अभी कितना कमा रहा है, मतलब वो कभी 10,000 रुपये कमाया करता था, ठीक है, जिससे वो गरीब था, उसको लग रहा था कि इतने में मेरा काम नहीं हो पा रहा है। आज वो 20,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर घर में किसी को बीमारी हुई, कुछ हो गया, और उस बीमारी में उसका 15,000 रुपये चला जा रहा है, तो क्या है, 5,000 रुपये उसके पास बच गए। और इसके कंपैरिजन में क्या है, आज भी क्या है, आधे स्तर पे वो गरीब है, आधे स्तर या फिर दोगुने स्तर पे कहीं एक तरीके से, कि वो क्या है, दोगुने तिगुने स्तर पे वो गरीब है कंपैरेटिवली, क्योंकि आज महंगाई भी तो बढ़ी है। तो वही बोल रहा है कि अब इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको मतलब गरीबी से निकलने नहीं दे रही हैं। फिर बोले गरीबी के चक्र का मुख्य कारण पूंजी निर्माण या धन निर्माण की कमी है, कि आदमी क्या कर रहा है, धन निर्माण नहीं कर, पूंजी निर्माण नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई मजदूर है, मजदूर काम कर रहा है, मजदूर को जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से क्या ही कर पाता है वो, मतलब एक मतलब जो भी है अपने घर की बस रोजी रोटी चला पाता है, वो उस पूंजी को इकट्ठा करने का सोचता ही नहीं, कैपिटल को इकट्ठा करने का सोचता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि आज मैं जो भी कमा रहा हूँ उस कैपिटल को क्या करूँगा, मतलब कलेक्ट करके और कल मैं अपना ही बिजनेस जो है मैं शुरू करूँगा। वो सोचता ही नहीं, अगर वो सोचता तो शायद वो गरीब नहीं रहता, लेकिन वो ऐसा ही का वैसा सिचुएशन बना रह रहा है,
क्योंकि उसके पास क्या है, धन निर्माण की कमी है, पूंजी निर्माण की कमी है। मृत संसाधनों की यह कमी खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी और सीमित अवसरों को जन्म दे सकती है। अब इससे क्या होगा, किसी के पास संसाधन नहीं हो, गरीब नहीं होगा, वो तो क्या होगा, उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, शिक्षा की कमी होगी और उसके पास अवसर सीमित रहेंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का बच्चा अगर अब्रॉड जा सकता है तो आपका बच्चा क्या अब्रॉड नहीं जा पा रहा है, मतलब लो क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो क्या है, आपके बच्चे के पास अवसर सीमित है, कम है, लिमिटेड है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब हैं। और जो बदले में व्यक्तियों और परिवारों को पीढ़ियों तक गरीबी में फंसा सकती है। सही बात है, आदमी निकलना चाह रहा था लेकिन वो निकल नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पहला तो एक जो दुष्चक्र है, दुष्चक्र मतलब कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो दुष्चक्र है। अब कौन कौन से फैक्टर जो गरीबी को जन्म दे रही है, तो पहला जो फैक्टर हो गया यहाँ पे क्या है कि पूंजी या फिर धन का निर्माण नहीं हो पाना है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि उसके कारण से प्रभाव क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में और फिर अवसर की सीमितता हो जा रही है। फिर अब आगे देखते हैं, बोला गरीबी का धीरे धीरे फैलने वाला प्रभाव, कि क्या ये हो रहा है, गरीबी कैसे धीरे धीरे फैल रहा है, मतलब वो कम नहीं हो रहा है और कंपैरेटिवली वो बढ़ ही रहा है। बोला गरीबी का ट्रिकल डाउन प्रभाव एक सिद्धांत है जो सुझाव देता है कि अमीरों के लिए आर्थिक विकास और लाभ अंततः गरीबों तक टपकते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार करते हैं। हालांकि हाल के शोध ने इस सिद्धांत को चुनौती दी है, जिसमें पाया गया है कि अर्थव्यवस्था के भीतर विकास के लाभ शायद ही कभी समान रूप से फैले हों और आय में असमान वृद्धि वास्तव में आर्थिक विकास की दर को पूरी तरह से धीमा कर सकती है। मतलब यहाँ पे जो ट्रिकल डाउन जो ये इफेक्ट है, इसका कहने का मतलब ये है ट्रिकल डाउन, ठीक है, कि ये मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, कोई भी समाज का जो ऊंचा वर्ग का व्यक्ति है, मतलब आर्थिक रूप से ऊंचा, ठीक है, अगर वो कमा रहा है, ठीक है, वो कमा रहा है, वो जितना मान लीजिए वो 10 रुपये कमा रहा है, तो इस 10 रुपये के कारण जो ये उसको 10 रुपये के कारण जो नीचे का जो व्यक्ति है, जो गरीब है, अब जब ये 10 रुपये कमाएगा तो इसको भी 2 रुपये का लाभ होगा ही। तो उसके कहने का मतलब ये है कि मेरे कमाने से इसको भाई लाभ हो रहा है, मैं अगर इसको तो इसका 2 रुपये बढ़ रहा है, यानी क्या है, इसका लाभ हो रहा है, इसमें गरीबी हट रही है। लेकिन अभी जो है वर्तमान संदर्भ में ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इसको चुनौती दे दिया गया है, इसको अभी नकार दिया गया है। आगे क्या है, बोल रहा है आईएमएफ द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार समाज के सबसे धनी 20% लोगों की आय में अगर 1% की वृद्धि से 5 वर्षों में भीतर वार्षिक वृद्धि में 0.1% की कमी आने की संभावना है। इसके विपरीत सबसे करीब 20% लोगों की आय में 1% की वृद्धि से उसी समय सीमा में वार्षिक वृद्धि में 0.4% की वृद्धि है। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग मतलब 2 क्लास को यहाँ पे ले लेते हैं, एक ऐसा क्लास जो हाई क्लास है और वो मान लीजिए वो 20% लोग हैं। जब हम 20% लोगों में मतलब अगर हम ये कर रहे हैं 1% का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, तो 1% के इंक्रीजमेंट के साथ इनके इंक्रीजमेंट होने के साथ क्या हो रहा है, जो जीडीपी है, जीडीपी में क्या हो जा रहा है, 0.1% की कमी हो जा रही है। कितने की, 0.1% की कमी हो जा रही है। लेकिन जो समाज जो सबसे निचले वर्ग है, निचले जो 20% है, जब हम इनकी आय में 1% की वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे जो ये है जीडीपी है, हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर है, उसमें क्या हो रहा है, 0.4% का मतलब इंक्रीमेंट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो किस में वृद्धि किया जाना अच्छा है। यहाँ पर ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट था वो तो काम नहीं कर पाया, क्योंकि उनका कहना ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या कहना था कि अगर अमीर व्यक्ति और अमीर होगा तो गरीबों की गरीबी दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अमीरों के कंपेरिजन में अगर गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दें तो शायद मतलब जो ये है आईएमएफ का डाटा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो जीडीपी में वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा और गरीबी ज़्यादा तेज़ी से मिटेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययनों से पता चला है कि गरीब और मध्यम वर्ग की आय में हिस्सेदारी बढ़ने से वास्तव में आर्थिक विकास बढ़ता है। कहने का मतलब है कि आप कंपैरिजन कर लीजिए कि अब जो अमीर व्यक्ति की में आय में वृद्धि किया जाए या फिर गरीब या मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि किया जाए। आप किस में वृद्धि करें तो जीडीपी में ग्रोथ होगा। तो अमीर व्यक्ति के कंपेरिजन में अगर आप गरीब और मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि करते हैं तो जल्दी मतलब गरीबी से आदमी निपट सकते हैं। बोला जबकि सिर्फ 20% की आय में हिस्सेदारी बढ़ने से विकास कम होता है। ये ट्रिकल डाउन का खंडन करता है और सुझाव देता है कि समावेशी विकास को बढ़ाने वाली नीतियाँ गरीबी को कम और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अधिक प्रभावी है। ठीक है।